35 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। 7 बजे से ही अपील लगातार आपसे कर रहे हैं कि आप वोट भी कास्ट कीजिए, लेकिन इस कोविड के बीच में अपना ख्याल भी बहुत रखिए। और एक और अपील, आज शाम 4 बजे से लगातार देखना मत भूलिएगा सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य। और चलिए अब आपको बताते हैं आज 8वें चरण में जो कि फाइनल मुकाबला है, कहां कहां इस बार चुनाव हो रहा है। तो 4 जिले कुल मिलाकर के 35 सीटें, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर कोलकाता और बीरभूम, इन 4 जिलों में आज वोटिंग हो रही है। और चारों जिलों में देखा जाए तो फैक्टर, सबसे अहम फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक का है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति का भी फैक्टर, किसके पाले में अब कितनी सीटें 2016 में रही थी ये देखिए। परफॉर्मेंस, टीएमसी को 17 सीटें इन 35 सीटों में से मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस नंबर 2 पर थी 13 सीटों के साथ, लेफ्ट 3 सीटों के साथ नंबर 3 पर, बीजेपी को महज 1 सीट, जबकि निर्दलीय उनके खाते में 1 सीट, निर्दलीय 1 चुनाव जीता था। इसके अलावा ये समीकरण जो है क्या 2019 के बाद अचानक बदला है। विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। मुर्शिदाबाद में देखिए आज जहां जहां मतदान हो रहा है, बरबान महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर अहम चेहरों के बीच फाइट है। कंडी, ये विधानसभा की जो 22 सीटें मुर्शिदाबाद की, और मुर्शिदाबाद में 40% मुस्लिम वोट बैंक जिस पर नजर रहने वाली है। ममता बनर्जी लगातार ये समझाती आई हैं, जहां जहां हम आपको दिखा रहे हैं, वोटर्स को ये समझाती रही हैं कि बीजेपी को अगर साइडलाइन करना है तो फिर संयुक्त मोर्चा का साथ देने के बजाय टीएमसी का साथ देना होगा। और ये समझाइश कितनी काम आती है जब हम मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो देखना अहम हो जाता है। हालांकि जितने भी गणित इस बार भिड़ा लीजिए, लेकिन असल नतीजे 2 मई को ही बताएंगे कि किसके पक्ष में मतदाता गए हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर से राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके सभी के पास लिए चलते हैं। राजीव, ये जो 35 सीटें हैं, अगर 2016 की हम बात करें तो पहले नंबर पर टीएमसी और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो यानी कि ये जो तमाम सीटें हैं इस पर कांग्रेस का भी दबदबा है, तो एक बड़ा होप होगा कांग्रेस का भी। देखिए, उस वक्त 2016 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की पॉलिटिक्स में कोई मैटर नहीं करती थी। हालांकि 2014 में उनको 18% मत मिले थे, लेकिन अगर 16 में आप देखिए तो वो घट करके 10-11% पर आ गया था। वो उस समय ममता बनर्जी के खिलाफ, चूंकि वो पहला चुनाव था, 5 साल का उनका कार्यकाल हुआ था, लेफ्ट और कांग्रेस थे, तो वो मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके में कांग्रेस का प्रभाव बहुत दिनों से रहा है। अब्दुल गनी खां चौधरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रहे, उनके परिवार का बहुत असर रहा है। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में वहाँ का इक्वेशन राजनीतिक रूप से बदला हुआ है। 8वें चरण का मतदान हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 6ठे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े नेताओं ने अपना प्रचार को रोक दिया। इसकी वजह यह भी थी कि 7वें और 8वें चरण के चुनाव में बहुत ज़्यादा स्टेक भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। उनको लग रहा था कि इन इलाकों में टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस में ज़्यादा लड़ाई होगी, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। बहुत तरह के लोग ये बात करते हैं। मैं इस वक्त ये कुछ महिलाएं हैं जो देखिए वोट दे करके जा रही हैं, और यहाँ पर पोलिंग बूथ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, एक भी मतदाता नहीं है। अब ये पहले तो रुकी थी, फिर चली गई थी, फिर चली आई। क्यों गई? क्या नाम है? रिजवाना बानो। तो रिजवाना, ये बताओ कि ये कोरोना का क्या हाल है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी ससुराल से आई हूँ। मुझे ससुराल है तुम्हारी? हैदराबाद। वहाँ नहीं है क्या कोरोना? वहाँ तो उतना नहीं लग रहा था। क्या लग रहा था? पूरा देश में फैला है, आप बता रही हो। हैदराबाद में नहीं था? मुझे तो नहीं लगा, मैं तो घर में रहती हूँ, उतना पता भी नहीं होता। अच्छा, और आप बताइए। जरिया नजर आ रहा ना, देखो ना, भीड़ ही नहीं है। हा? खेलने का जरिया तो समझ में आ ही जा रहा है। क्या कोरोना है, राजनीति क्या, अल्लाह ही बेहतर जान रहा है। हा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अल्लाह तो जान ही रहा है, लेकिन ये जो है कोरोना पूरे देश में, पूरी दुनिया पूरा फैला हुआ। आप लोग एहतियात बरत रहे हो ना? हाँ, पूरा अच्छी तरह से। अच्छा, और वोट देने आए तो फिर क्या दिमाग में था आपके? क्या वोट देना है, जीना मरना, लेकिन वोट देना, वोट तो देना ही था। चलना। हाँ, चल रहा।
राजीव, लेकिन इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए क्या कारण रहा जो पार्टी 44 सीटें हासिल करती है, हमने देखा पूरी तरीके से मैदान खाली छोड़ दिया। राहुल गांधी एक बार आए, माटीगाड़ा उत्तर बंगाल का दौरा उन्होंने किया, वहां पर प्रचार प्रसार किया, उसके बाद दूसरी रैली तो उन्होंने रद्द ही कर दी। तो जो दूसरे नंबर पर 2016 में पार्टी रही, आखिर क्या कारण रहा कि इसने पूरी तरीके से चाहे बीजेपी के लिए टीएमसी के लिए मैदान ही खाली किया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हमको भी पता है, आपको भी पता है, वैसे हम बताने के लिए और चीज़ों को सामने रखने के लिए कहते हैं कि बंगाल में 3 तरफा लड़ाई हो रही है, एक तरफ वाम मोर्चा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी है। सबको ये पता है कि ये लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, ममता बनर्जी ऐसी नेता है और उनकी पार्टी पिछले 15 सालों में अगर आप देखेंगे तो उसने टीएमसी, एनडीए और यूपीए दोनों के साथ वो उनका गठबंधन रहा है। दूसरी बात, जब बीजेपी से डायरेक्ट फाइट में ममता बनर्जी इस लेवल तक पहुंच गई हैं तो एक पॉकेट से ही आप देखें तो कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी। तो शायद ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो कि बहुत ज़्यादा अगर हम प्रचार करेंगे तो एंटी बीजेपी वोटों में बंटवारा हो जाए, या जानबूझ करके थोड़ा नीचे रखते हैं अपने को और हमारे कैंडिडेट जहां मजबूत हैं वहीं पर चलते हैं। अब ये मुझे तो नहीं पता कि ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है या उनको लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट फाइट है तो बहुत ज़्यादा अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं या एग्रेसिव होते हैं तो वोटों का विभाजन हो सकता है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मगर ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि मालदा और मुर्शिदाबाद के बड़े इलाके में कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के बाद से ही बहुत वहाँ एक तो कुछ परिवार बहुत प्रभावशाली थे जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में थे, नेता कुछ प्रभावशाली थे। आपको मालूम है अब्दुल गनी खां चौधरी कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे, मुझे लगता है 7 बार तो शायद सांसद रहे थे, भारत के रेल मंत्री भी रहे थे। तो ये एक वजह है। मुझे हैरत है, आशा विपनेश, एक बार फिर से लोगों को दिखा दूं, ये देखिए मतदान केंद्र पूरी तरह से खाली है। हम 8 सवा 8 बजे के बीच की बात कर रहे हैं जब बंगाल में इस वक्त लोगों की लाइनें लगा करती थी, पूरा मतदान केंद्र सूना और खाली पड़ा, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। ये कोरोना का असर है। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ कोलकाता की 4 सीटों पर 7वें चरण में 60% मतदान हुआ था। आज नॉर्थ कोलकाता की 7 सीटों पर उससे भी कम मतदान होगा क्या, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है राजीव, लौटते हैं और मनाली एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। ये जो 11 सीटें हैं मुर्शिदाबाद की, एक तो तस्वीर दिखा दीजिए, पॉसिबल है, और ये 11 सीटों पर दबदबा इस पर किसका नजर आ रहा है? आज शुरू हुआ है, सुबह से ही बहुत हलचल मचा हुआ है और बहुत सारे जगहों में ऐसे भी है, जैसे आज डोमकौल के जो डोमकौल विधानसभा को जो है वहां से एक खबर उठ के आई है कि कल रात को ये वहां का जो टीएमसी का उम्मीदवार है उसके ऊपर आरोप है, जो जाफिकुल इस्लाम, उसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कल 5 गाड़ी लेकर सीपीएम के कर्मी के ऊपर हमला किया और वहां पे एकाशे मंडल नाम का एक आदमी मारा गया है और उसके ऊपर 2 लोग मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। ये जो माहौल है, हम देख पाते हैं कि ये जो माहौल है ये बहुत ही स्पष्ट, ये जो है वो बूथे, तो उन बूथों में आज क्या होगा ये तो देखा जाएगा, क्योंकि ये डोमकौल विधानसभा के अंदर जितने सारे हैं यहाँ पे बहुत ही लड़ाई झगड़ा बॉम्बिंग, और हम देखे हैं कि मुर्शिदाबाद में एक महीने में बहुत सारे आर्म्स भी रिकवर हुआ है, बहुत सारे बॉम्ब रिकवर हुआ है। मुर्शिदाबाद में जैसे छा गया है बॉम्ब के जारों से और बहुत बरामद हुआ है बॉम्ब। तो अभी इस वक्त जो है हर जगह, ये जो अब कुछ वक्त पहले कह रहे थे कांदी और बावा के बारे में, हाँ यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से टक्कर चल रहा है, क्योंकि कांदी में जो है अपूर्व सरकार वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने 8 मार्च को कुछ साल पहले उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया। उसके बाद वहां से उन्होंने चुनाव लड़ी और उसके एजेंट है सफीउल आलम खान, और उसके साथ जो है इस बार बीजेपी में टीएमसी के साथ एक एकनिष्ठ कर्मी थे गौतम राय, वो बीजेपी में जुड़ गए हैं वोट से पहले, और अभी ये तीनों में बहुत जोर शोर से टक्कर चल रहा है। ये भी अभी तय करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि इन तीनों में कौन हो सकता है
है, क्योंकि इतने दिन अपूर्व सरकार कांग्रेस की तरफ से थे। फिर बाई इलेक्शन होने के बाद सफील आलम खान जो कांग्रेस के है वो आए थे विधायक के रूप में, और अभी ये गौतम राय जिसका भी बहुत ही होल्ड है, बहुत चर्चा है इस कांदी विधानसभा इलाके में, अब वो इस बार लड़ा है बीजेपी की तरफ से। अब उनको उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से वो लोग जो ऐसे ये तीनों के बीच जोर शोर से टक्कर चल रहा है, और कौन आगे आएगा ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल बात है। और उसके ऊपर जो बड़वा है वहां पे भी जोर शोर से टक्कर चल रहा है। अब वहां पे बीजेपी आएगा या टीएमसी आएगा ये तय करना अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब देखना हम लोग को नजर रखना है 2 मई के तरफ कि क्या होने वाला है चुनाव की असल फल। और उसके ऊपर दूसरे ओर आप मनाली बने रहिए। एक बार मनोज का भी रुख कर लेते हैं। उत्तर कोलकाता में मौजूद अन्य सीट पर मनोज हैं इस वक्त। हिंदी भाषियों से बड़ी उम्मीद है मनोज यहाँ पर बीजेपी को, और इसी वोटर को बहुत मजबूत करने का काम किया बीजेपी ने। लेकिन वो क्या वायदे जो बीजेपी ने यहाँ किया हिंदी भाषियों को पूरी तरीके से अपने साथ लाने में, और हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी जो बंगाली हैं, क्या ये एक फैक्टर है वोट डिवाइडेशन का? जी देखिए, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। जो उत्तर कोलकाता है बेसिकली कहीं न कहीं जोड़ा साकू है। यदि हम श्यामपुकुर की बात करें, यहाँ पे काशीपुर बिलगछिया है और मानिक तल्ला है, तो कहीं न कहीं ये जो सीट है यहाँ पे हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा दबदबा है। और इसके लेकर जाहिर सी लगातार यहाँ पे देखे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई बार पहल कर चुकी है। और जिस तरह से देखे कि बंगाल में जो छठ पूजा था, कहीं न कहीं उत्तर कोलकाता के जो यहाँ यूपी बिहार के लोग रहते हैं इनके लिए छुट्टी की भी घोषणा किया गया था। जाहिर सी बात है कि यूपी बिहार के वोटों को बीजेपी और टीएमसी दोनों किस तरह से अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, 2016 की यदि यहाँ पे बात करेंगे तो समीकरण कहीं न कहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में था, और कांग्रेस भी यहाँ पे उस तरह के मजबूत स्थिति में थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो हिंदी भाषियों के साथ साथ कहीं न कहीं मुस्लिम जो यहाँ पे मतदाता भी बहुत बड़ा फैक्टर करते हैं। जोड़ा साकू की हम यदि बात करें तो देखिए 2016 में यहाँ पे स्मिता बख्शी टीएमसी पार्टी की तरफ से थी, और बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा को टिकट दिया गया था। और कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे सारे सीटों से, सारे वार्डों से जीतते गई। और 39 नंबर वार्ड है यहाँ पे जो मुस्लिम बहुली इलाका है, वहां पे 49,900 वोटों से स्मिता बख्शी को विजय मिली थी। और इस बार देखिए यहाँ पे बहुत दिलचस्प और कांटे की टक्कर यहाँ पे जितनी 7 सीटों पे हो रहा है वहीं पे देखा जा रहा है। और देखिए जोड़ा साकू का एक बड़ा समीकरण है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, यहाँ उन्हीं का घर है, यहाँ पैतृक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लोग है कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों का दबदबा है। और इस बार देखिए टीएमसी पार्टी की तरफ से स्मिता बख्शी को टिकट न देके जो विवेक गुप्ता जो थे, जो राज्यसभा के सांसद थे, उनको यहाँ पे लड़ाया गया है। और दूसरी बार देखे जो बीजेपी पार्टी के यहाँ पे 3 बार यहाँ पे पार्षदा रह चुकी है मीना पुरोहित, और वो डिप्टी यहाँ पे मेयर भी बीजेपी की जब टीएमसी की जब सरकार बनी थी कुछ दिन पहले जब की बात करें तो उसमें रह चुकी है। जाहिर सी बात यहाँ पे बड़ी कांटे की टक्कर है। और इसी के ठीक बगल में देखे यहाँ पे सटा हुआ श्यामपुकुर जो यहाँ पे आता है, वहाँ पे शशि पांजा अपने आप में एक बहुत बड़ा टीएमसी पार्टी की बड़ी जननेता है, लोगों के बीच में बड़ी उनकी पॉपुलरिटी है। जाहिर सी बात वहां पे टीएमसी और बीजेपी की भी लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि यहाँ पे शशि पांजा का पलड़ा कहीं भारी है बेसिकली हिंदी भाषियों में। और दूसरी तरफ यदि हम यहाँ मानिक तल्ला की बात करें तो यहाँ पे देखे जो साधन पांडे है, लगातार यहाँ पे करीबन 3 बार से लगातार ये यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और जनता के बीच पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं इस बार 2019 के बाद आप देखें पश्चिम बंगाल के जो हम उत्तर कोलकाता की बात करें तो यहाँ का समीकरण बदला है और हिंदी भाषियों का कहीं न कहीं दबदबा बना है। और उसी चीज को बीजेपी के देखे तमाम जो बड़े नेता थे, यहाँ पे रैलियां हुई है, सभाएं हुई है, और कहीं न कहीं इस चीजों को, समीकरणों को अपने साधने की तरह से पूरी तरह से कोशिश किया गया। साधा गया ये मनोज देखना होगा, 2 मई को ही बताएंगे, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो इस चुनाव में फेल होते नजर आ रहे हैं। अमरदेव पासवान है हमारे साथ। और अमरदेव, जब आपके पास वीरभूम हम आ रहे हैं तो ये भी बता दें दर्शकों को, 35 में से समझ लीजिए 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो फैक्टर है, वो तय करते हैं किसकी जीत किसकी हार। 11 सीटें अमरदेव वीरभूम में, इन 11 में कितनों पर मुस्लिम वोटर्स तय करेंगे जीत हार? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 27 से 28% यहाँ पे जो मुस्लिम वोटर जो हैं उनका काफी निर्णायक भूमिका बने है यहाँ पे सरकार बनाने में। यहाँ पे तो जिसको लेकर जो है माने यहाँ पे जो बीजेपी और टीएमसी वो लगातार मुस्लिम वोट को पाने के लिए लगातार कोशिश करती रही है।
लेकिन जिस तरीके से जो टीएमसी ने मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर जो अपना जो कब्जा जमाया हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने अगर कमी की अगर बात किया जाए तो वो जो उनके अंदर टीएमसी के जो है उसमें गुटबाजी जो है मुस्लिम वोटरों में, तो उस गुटबाजी के कारण ही कुछ टूट के लोग जो हैं वो बीजेपी के तरफ सपोर्ट में आते हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोटर जो है वहाँ कमजोर नजर आ जाते हैं। ठीक है अमरदेव, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। राजीव रंजन बने हुए हैं, मनोज पांडे, अमरदेव पासवान, मनाली दत्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आपको बता दें चारों जिलों की तस्वीर अब जब लगभग 1.5 घंटे का वक्त होने वाला है, इसके बाद क्या उभर कर सामने आ रही है बताएंगे आपको। और याद दिला दें, आज शाम 4 बजे से लगातार न्यूज 24 टुडेज चाणक्य सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल न्यूज 24 पर देखना बिल्कुल मत भूलिए। लौट आया है टुडेज चाणक्य। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।